देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDLA 136, BHDLA 136 हिंदी भाषा, ठीक है, लेखन कौशल। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिएगा, इसमें जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा, पहला चैप्टर का नाम है शब्द संपदा और लोकोक्तियां। खास तौर से अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में शब्द से रिलेटेड आएगा ही आएगा। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लेगा शब्दों का महत्व बताओ, शब्दों के विभिन्न स्रोत कौन कौन से, यानी शब्द भंडार क्या होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग देखेंगे शब्दों का महत्व, ठीक है। अगर आपको शब्दों का महत्व पता है तो आप इसको लिख भी सकते हैं। तो देखिएगा, भाषा में ध्वनि हमारे विचारों की वाहक है। देखो एक बात बताऊं, ध्वनियों के माध्यम से ही क्या बनते हैं, वर्ण बनते हैं, ठीक है, और वर्णों से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो कह रहे हैं कि भाषा क्या करती है, हमारे विचारों की वाहक है। वाहक मतलब आप समझ रहे, जैसे मान लीजिए कि मेरे मन में कोई विचार है, ठीक है, और मुझे भाई दूसरे से उस विचार को कहना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम ध्वनियों से अर्थ प्रकट नहीं कर सकते हैं, यानी ध्वनि से कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे एक ध्वनि है आ, का, ता, यानी ध्वनियां जो होती है सार्थक नहीं है। जब दो ध्वनि आपस में मिल जाती है तब वह कोई शब्द बनता है। जैसे दो ध्वनि है, एक ध्वनि है आ और एक ध्वनि है मां, और आ और मां मिलकर के क्या बन गया, बन जाता है आम, ठीक है। यानी ध्वनि जो है वो अर्थ प्रकट नहीं करती है, लेकिन कह सकते कि जब दो ध्वनियां आपस में मिल जाती हैं, ध्वनियों से क्या बनता भाई, शब्द बनता है। और हर शब्द का क्या होता है, एक अर्थ होता है, ठीक है। आम शब्द आ और मां दो ध्वनियों से है। इसी तरह कुछ ध्वनियों को योग से बनने वाला शब्द अर्थ के वाहक होते हैं। यानी ध्वनियों के योग से, जैसे दो ध्वनि है, तीन ध्वनि है, इन ध्वनियों के मिलने से जो शब्द बनता है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। भाषा के शब्द जो होते हैं समाज के सापेक्ष होते हैं, यानी हर भाषा जो होती है उस समाज के अनुरूप ही होती है। जैसा समाज होगा वैसी उसकी भाषा होगी। आप समझ रहे हैं भाई, अगर समाज पढ़ा लिखा है तो उसकी भाषा अलग प्रकार की होगी, क्योंकि शब्द वैसे होंगे ना वहां पर। अगर आप लोग देखें ना, तो जैसा समाज होता है वैसे ही हमारी क्या होती है, भाषा होती है, ठीक है। देखो हर भाषा में अलग अलग शब्दों का अलग अलग मतलब होता है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारी भाषा में शब्द को हम आम कहते हैं, अंग्रेज भाई इसको मैंगो कहते हैं। यानी हर भाषा में हर शब्द का क्या होता है, मतलब भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि समाज के सभी लोग जो एक भाषा बोलते हैं, भाषा के निश्चित अर्थों से परिचित होते हैं। देखो हर समाज जो होता है भाई मेरे एक भाषा बोलता है, ठीक है। बिना भाषा के कोई भी जो समाज है, ठीक है, वो नहीं होता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, यानी हर भाषा, यानी हर समाज में क्या होती है, कोई ना कोई भाषा होती है, ठीक है। और भाषा में क्या होते हैं, शब्द होते हैं, और सब भाषा में जो शब्द होते हैं अर्थ देने वाले होते हैं। समझ रहे हो, हर भाषा में जो शब्द है वो अर्थ देता है, निरर्थक अर्थ नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि भाई दो ध्वनि है, जैसे एक ध्वनि आ थी और एक ध्वनि मां थी, तो आ और मां मिलकर बन गया आम, ठीक है। लेकिन भाषा में जो शब्द हैं उनकी क्या होती है, अगर हम लोग बात करेंगे तो उनकी क्या होती है, ध्वनियां होती हैं, ठीक है। भाषा में जो ध्वनि है, ध्वनियों से बन गया शब्द, और हर शब्द का क्या होता है, अर्थ होता है। समझ गए, जैसे मैंने आपको बताया। और हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, और अर्थ से ही क्या हम भाई उस भाषा को जानते हैं या समझते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, कोई भी जो भाषा होती है, यानी कह सकते हैं कि भाषा में शब्दों का जो महत्व है बहुत ज्यादा। अगर भाषा में शब्द ही तो है और हर शब्द का एक अर्थ होता है, एक मतलब होता है। भाई भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं होगा जिसका कोई अर्थ ही ना हो, ठीक है। अगर भाषा में शब्द नहीं होंगे तो उस भाषा होगी ही नहीं ना। भाई भाषा तो शब्दों से बनती है, और हर शब्द का क्या होता है, कोई ना कोई इसका एक निश्चित अर्थ होता है। समझ गए।
ये इंपॉर्टेंट है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो भाषा ना केवल कह सकते कि यहां ध्वनियों के माध्यम से चलती है, बल्कि यहां जगत में यानी पूरे संसार में जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के चलती है। भाषा क्या करती है? विचारों का आदान प्रदान करती है। भाषा विचारों का आदान प्रदान तो करती है, बट किसके जरिए करती है? शब्दों के जरिए करती है। क्या? शब्दों के जरिए करती है। भाई अगर भाषा में शब्द नहीं होंगे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में क्या अपने विचार का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी से खाना मांगना है, अगर मेरे पास शब्द नहीं है, अगर मेरे पास भाषा नहीं है, तो मैं अपने विचार को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कह नहीं पाऊंगा या हम लोग उसको प्रकट नहीं कर पाएंगे। आप लोग समझ रहे हैं? भाषा में शब्द जो होते हैं, भाषा शब्द के माध्यम से क्या करती है? अर्थ देने वाली होती है, और हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, और जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है वो शब्द भी भाषा में यूज नहीं होता। भाषा के शब्द कभी निरर्थक नहीं होते, यानी हर शब्द का क्या है भाई? कोई ना कोई अर्थ है। और बिना शब्द के कोई भाषा हो ही नहीं सकती है, और बिना भाषा के कोई समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। भाषा में क्या है? सबसे एक बात सुनिएगा, भाषा में सबसे पहले भाई इंपॉर्टेंट है ध्वनि। ध्वनियों से बनता है शब्द, और जो हमारा शब्द होता है, क्या जो हमारा शब्द होता है, शब्द का अर्थ होता, अर्थवान होते हैं शब्द, हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता, तभी हम लोग भाषा का हम लोग इतने प्रकार से क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं ना। और भाषा के अलग अलग सामाजिक स्तर, हम लोग भाषा समाज में अलग अलग जगह पर करते हैं ना। जैसे मान लीजिए भाई तुम स्कूल जाते होगे, तो स्कूल में आपकी एक अलग भाषा रही होगी ना। ऐसी भाषा तो नहीं है जैसे तुम अपने घर में भाषा बोलते हो या बोलती थी, वैसी भाषा स्कूल की तो नहीं है ना, ठीक है। या जैसी तुम स्कूल में भाषा बोलती हो या बोलते हैं, वैसी भाषा हम जहां नौकरी चाकरी करते हैं वैसी भाषा तो हम वहां नहीं बोलते ना। या कह सकते कि जैसे आप जिस भाषा में आप अपने दोस्त से बात करते हैं, क्या उसी भाषा में तो आप अपने टीचर से बात करते हैं? नहीं करते हैं ना। यानी भाषा जो भाषा है वो समाज में अलग अलग व्यक्तियों के साथ हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार की भाषा का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं ना। घरेलू बातचीत की भाई हमारी भाषा अलग होती है ना, घर की भाषा अलग है, कॉलेज की भाषा अलग है, दोस्तों के साथ जब हम रहते हैं उनकी भाषा अलग है, हमारा जो ऑफिस दफ्तर या जो कार्यालय जहां पर नौकरी करते हैं वहां की भाषा क्या है? अलग है ना। शब्द भी अलग अलग होते हैं, समझ गए। कक्षा में जो अध्यापक है, अध्यापक की भाषा अलग होती है, व्यापारी की भाषा अलग है, मजदूर की भाषा अलग होती है ना। अब लोग समझ रहे हैं? सबकी जो भाषा होती है क्या होती है? वो अलग अलग होती है। यानी समाज में हर तबका जो है, हर तबका जो है, मजदूर हो या शिक्षक हो, व्यापारी हो, ठीक है, इन सब की जो भाषा होती है वह अलग अलग होती है। जैसे बचपन के दो दोस्त जब बात करते हैं, जैसे जैसे बे अबे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम टीचर के साथ नहीं करते ना। तो समाज में जो भाषा है अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार की हम लोग क्या करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और भाषा में जो हर हर संबंध जो हमारे समाज में संबंध है, ठीक है, वहां पर शब्दों का भी क्या है? अंतर आता। समाज में जो जैसा है उसके लिए उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, या वैसी भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं ना। देखा होगा ना, ये तो आप लोग जानते होगे ना कि अलग अलग शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। भाषा में जो शब्द हैं वो कहां से आते हैं? एक बात बताओ, भाषा में शब्द कहां से आए हैं? भाई कुछ शब्द तो हिंदी से आए हैं, कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं, कुछ शब्द कह सकते विदेशी भाषाओं से आए हैं, कुछ शब्द हमारे लोकल शब्द हैं, कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं। हिंदी हिंदी भाषा में जो शब्द कहां से आए हैं? तो हिंदी भाषा में सबसे पहले जो शब्द आए हैं वह भाई संस्कृत से आए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं तत्सम, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा में शब्द आया बालक, पर्वत, पुस्तक, विद्यार्थी, सत्य, व्यवस्था, जल, इस प्रकार के जो शब्द हिंदी में आए हैं वो संस्कृत भाषा से आए हैं, और उनको हम बोलते हैं तत्सम। तत्सम का मतलब होता है वह शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आया है और सेम टू सेम आ गया। तत् मतलब वैसा, सेम जैसा, जैसे संस्कृत में वो शब्द था
वैसे हिंदी में शब्द था, तो जो तत्सम हम उसको बोलते हैं, ठीक है, कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए, संस्कृत में जैसा था वैसे हिंदी में ही यूज किया जाता। उसके बाद होता है जी तद्भव। तद्भव क्या होता है कि वह शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, लेकिन हिंदी में आकर के क्या हैं, बदल गए हैं। अब लोग समझ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एक शब्द है हस्त, हिंदी में आया तो हो गया भैया हाथ। अरे संस्कृत का शब्द है कर्म, हिंदी में आया तो हो गया काम। यानी तत्भव शब्द उनको कहते हैं जो शब्द हिंदी में, सॉरी, संस्कृत से हिंदी में आए हैं और हिंदी में आकर के बदल गए। संस्कृत में कुछ अलग था और हिंदी में कुछ उसका अलग मतलब हम लोग क्या है देखते हैं। एक शब्द होता है देशज शब्द। देशज शब्द हिंदी में कहां कहां से शब्द है, हम लोग उन्हीं की शब्द भंडार की बात करें तो हिंदी में अगर आप देखें कुछ शब्द जो है देशज शब्द बोलते हैं। देशज का मतलब होता है कि वह शब्द ना तो संस्कृत का है, न तो कोई विदेशी भाषा का है, यानी वह शब्द जो हमारी लोकल भाषा के, यानी हमारे देश की मिट्टी के जो शब्द हैं उन्हें देशज शब्द का, जैसे पेड़ है, लड़का है, ठीक है, खिड़की है, ये सारे शब्द देशज शब्द हैं। कुछ शब्द हमारे हिंदी भाषा में बाहरी भाषाओं से आए हैं। बाहरी भाषा जैसे भैया क्या है, जैसे मराठी से, बंगाली से, द्रविड़ भाषाओं से, ठीक है। बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से हैं, जैसे साइकिल, रेल, टिकट, टेम्पो, पुलिस, स्टॉप, टेलीफोन, फोटो, ये सारे शब्द किससे आए हैं, विदेशी भाषाओं से। विदेशी भाषा कौन, अंग्रेजी। कुछ शब्द हमारे देश, हमारी हिंदी में किससे आए हैं, उर्दू से आए हैं। उर्दू से कौन कौन से शब्द आए हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें, कुछ बहुत सारे शब्द उर्दू से, फारसी से, अरबी से। अरबी भाषा से हिंदी में शब्द कौन कौन से आए हैं, औरत, गुनाह, तकदीर। फारसी भाषा से कौन कौन से शब्द आए हिंदी में, जैसे खुदा, खजांची, जमीन, सरकार। सरकार, सरकार जो है फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी का शब्द ही नहीं है। अंगूर, गुलाब, चपाती, नमक, नमक फारसी का शब्द है, ठीक है। नाश्ता, पर्दा, सब फारसी भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा के बहुत सारे शब्द हम लोग बोलते हैं। तुर्की से कौन कौन से शब्द आए हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, बारूद, बंदूक, बहादुर, क्या है, तोप, लाश, लाश, यानी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी में जो है कहां से आए हैं, ये सारे जो शब्द आए हैं वो बाहरी भाषाओं से आए हैं। बाहरी भाषा अलग अलग, जो जैसे अरबी है, फारसी है, तुर्की है, अंग्रेजी, इन भाषाओं से हैं ये, ठीक है। ये क्या है, शब्द भंडार है कि अलग अलग भाषाओं से हिंदी भाषा में शब्द जो आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे तत्सम, तद्भव बाहरी भाषाओं से आए हैं, और कुछ हमारे जो देशज शब्द हैं जो हमारे कह सकते हैं इसी देश के शब्द हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। शब्द भंडार आपसे पूछा जा सकता है। अभी जो मैं आपको तत्सम, तद्भव सारे बताया और मैंने देशज और विदेशज शब्दों की बात की, ये सारे यही शब्द भंडार है, ठीक है, कि हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं वो कहां कहां से आए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। और पहला क्वेश्चन जो आप लोग एग्जाम में पूछेगा तो वहां पर देखिएगा शब्द भंडार जरूर आएगा। शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। जो मैंने बता दिया इसी को आप लिख देंगे तो आपको नंबर जरूर मिल जाएगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 रहेगा, प्रभावी लेखन के गुण। ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है। तो हम लोग बात करेंगे प्रभावी लेखन। देखो सिंपल सी बात है, प्रभावी लेखन उस लेखन को कहते हैं जिसके पढ़ने से आप पर प्रभाव पड़ता है। यानी व्यक्ति की, कोई आपने ऐसा लेख पढ़ा हो, ऐसी चीज पढ़ी हो जिसके पढ़ने से आपका सोच और आपका विचार जो है किसी भी चीज के प्रति बदल जाता है, उसे हम प्रभावी लेखन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज के बारे में कुछ सोचते थे या थिंकिंग आपने बना रखी थी, लेकिन आपने उसके बारे में कुछ ऐसा पढ़ा जिससे आपके विचारों में परिवर्तन आ गया, उसे हम प्रभावी लेखन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा लेखन जिससे पढ़ने के बाद व्यक्ति में बदलाव आ जाए, यानी व्यक्ति पहले जैसा न रह जाए बल्कि उसकी सोच और उसके विचारों में जब परिवर्तन आता है, उसे हम प्रभावी लेखन कहते हैं। प्रभावी लेखन को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा लेखन जिसके पढ़ने से कह सकते हैं कि व्यक्ति की नींद उड़ जाए, यानी व्यक्ति एक प्रकार से नया फील करे, नई चीजें उसको पढ़ने को मिले। यानी ऐसा देखो कुछ लेखन ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से हमें बहुत ज्यादा नींद आती है,
या हमें बोरिंग से टाइप से महसूस होते हैं। प्रभावी लेखन ऐसा है जो पढ़ने वाले के दिलों पर एक प्रकार से उसकी अपनी गहरी छाप छोड़ता है, उसे हम लोग प्रभावी लेखन कहते हैं। भाई अगर आपको प्रभावी लेखन लिखना है, ऐसा लेखन लिखना है जिससे जो हमारा पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़े, इसके लिए हमें प्रभावी लेखन में क्या क्या करना चाहिए उसकी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे प्रभावी लेखन करने के लिए शिल्प के स्तर पर क्या क्या। देखो, प्रभावी लेखन लिखने के लिए सबसे पहले आप उसी भाषा का चयन करें जो भाषा आपको आती हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे प्रभावी लेखन लिखना है, अगर मुझे मान लीजिए हिंदी भाषा बहुत अच्छे से आती है तो मैं अपना लेख हिंदी भाषा में लिखूंगा। या मान लीजिए कि मुझे अंग्रेजी भाषा आती है, यानी जिस भाषा पर आपका अधिकार है, जिस भाषा पर आपकी पकड़ है, जो भाषा आपको बहुत बेहतर तरीके से आती है, जिस भाषा में आपकी ज्यादा लिखने की क्षमता है, जिस भाषा में आप अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं या अच्छे से बता सकते हैं, उसी भाषा में हमको प्रभावी लेखन लिखना चाहिए। यानी प्रभावी लेखन लिखते समय सबसे जरूरी है कि भाषा का चयन करें। भाषा वही हो जिस भाषा पर आपकी पकड़ हो, उसी भाषा में हमें प्रभावी लेखन लिखना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी ऐसी भाषा में प्रभावी लेखन लिख रहे हैं जिस भाषा को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते नहीं है, या जिस भाषा में आपकी पकड़ नहीं है, उस भाषा में अगर आप कोई लेख लिखेंगे तो उतना ज्यादा वह कारगर साबित नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जो भाषा आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, उस भाषा पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो अगर आप उस पर लेख लिखेंगे तो उसका जो प्रभाव होगा वो पाठकों पर, यानी जो आपने लेख लिखा, जो लोग उसको पढ़ेंगे उन पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, प्रभावी लेखन करते समय नए नए शब्दों का प्रयोग करें, या शब्दों का प्रयोग इस ढंग से करना चाहिए जिससे हमारे पाठक पर प्रभाव पड़े। कहने का मतलब यह होता है कि प्रभावी लेखन लिखते समय हमें शब्दावली यानी शब्दों का प्रयोग बहुत ही सटीक ढंग से करना चाहिए, कि जहां पर जिस शब्द का प्रयोग करना है उसी शब्द का प्रयोग हमें करना चाहिए। यानी प्रभावी लेखन लिखते समय शब्दों के चुनाव में, यानी जो आपको शब्द यूज करने हैं या जो शब्द का आप प्रयोग करना चाहते हैं, शब्दों का चुनाव जो है बहुत सही ढंग से करना चाहिए। क्योंकि कई बार किसी किसी शब्द का मतलब कहीं पर अलग है, तो शब्द के लिहाज से शब्दों का चुनाव सटीक करें, ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं उस शब्द को उसी अर्थ में समझ सके। अगर मान लीजिए कि अगर आप लिख रहे हैं और शब्द आप गलत चुन रहे हैं, तो पाठक उसको कुछ गलत समझ लेगा या दो अर्थां समझ लेगा, जिसको हम लोग डबल मीनिंग भी आप लोग कह सकते हैं। कि शब्दों का चुनाव प्रभावी लेखन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शब्दों की जो छाप है व्यक्ति पर बहुत गहरी पड़ती है। और अगर हमें ऐसा लेखन लिखना है जिससे हमारे पाठक पर एक अच्छा प्रभाव पड़े, तो शब्दों का चुनाव बहुत बेहतर ढंग से किया जाए। क्योंकि अगर शब्द सही नहीं रहेंगे तो हम अपनी बात को, जो हमारा लेख पढ़ने वाला व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि मैं महंगाई पर लिख रहा हूं, मैं बेरोजगारी पर लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं बेरोजगारी पर लिख रहा हूं, तो मेरे शब्द अगर उसमें सही नहीं होंगे तो जो बात मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं या रखना चाहता हूं, उस बात को मैं अच्छी तरीके से रख नहीं पाऊं। इसलिए शब्दावली का जो चुनाव है बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को करना चाहिए प्रभावी लेखन लिखते समय। अगला हम बात करेंगे कि वाक्य। देखो, जब आप लोग प्रभावी लेखन लिखें तो आप लोग वाक्यों का प्रयोग करें, यानी बड़े बड़े सेंटेंस ना लिखें, ठीक है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करने से प्रभावी लेखन जो रहेगा उसको व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। या कठिन शब्दों का प्रयोग खास तौर से हमें प्रभावी लेखन में नहीं लिखना चाहिए। यानी वाक्य जो हुआ, यानी जो आपके सेंटेंस हो, जिसको हम लोग बोलते हैं वाक्य, वाक्य विन्यास हो। विन्यास का मतलब होता है कि वाक्य जो है छोटे हों, ज्यादा बड़े वाक्यों का प्रयोग ना करें, या ऐसा कोई वाक्य ना बोले जो बड़ा लंबे लंबे वाक्य होते हैं, क्योंकि उससे जो आम लोग होंगे जो हमारा लेख पढ़ेंगे वो उस भाषा को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए वाक्यों का प्रयोग बहुत सटीक ढंग से करें। दूसरा होता कि प्रभावी लेखन अगर आप लोग लिख रहे हैं तो उसमें आप शैली का मतलब होता है आपका जो कहने का तरीका है, तरीका आपका बहुत सही होना चाहिए। जैसे हम बेरोजगारी पर लिख रहे हैं, महंगाई पर लिख रहे हैं, या महिलाओं के किसी मुद्दे पर लिख रहे हैं, तो शैली का खास तौर से आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शैली यानी आपके कहने का जो तरीका है। देखो, किसी भी बात को हम किस प्रकार से कह रहे हैं
या किस प्रकार से वो बात हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बड़ा ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर हम लोग किसी बात को कह रहे हैं तो हम किस संदर्भ में कह रहे हैं, या हमारी बात कहने का तौर तरीका क्या है, यानी अंदाज क्या है। तो कहने का अंदाज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यानी शैली बहुत जरूरी, यानी शैली का मतलब ढंग या तरीका। जैसे आपको कोई बात कहनी, आप हंसी में कह रहे हैं, या आप व्यंग में कह रहे हैं, या आप एक प्रकार से मजाक उड़ाते हुए अपनी बात को कह रहे हैं, तो कहने का तरीका जो होता है वो बहुत अलग अलग या अलग प्रकार से होता है। तो शैली बहुत महत्वपूर्ण। देखो, हम किसी से भी व्यक्ति से जब बात करते हैं, हमारा बात करने का तरीका क्या, यानी टोन क्या, हम किस टोन में बात कर रहे हैं, हम गुस्से में बात कर रहे हैं या हम बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, यानी हम अपनी बात को जब रखा जाता है, तो देखो प्रभावी लेखन, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं तो मुझे इस ढंग से अपनी बात को कहना चाहिए कि यानी जो पढ़ने वाले लोग हैं, मेरी बात उन तक सही पहुंचे, या जो मैं जिस अंदाज में कह रहा हूं उस अंदाज को या उन शब्दों को वो लोग समझ सके। इसलिए शैली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और प्रभावी लेखन में कहने का जो ढंग है, जिसको आप लोग कह सकते हैं भाई, कोई व्यक्ति अगर अपनी बात को कह रहा है तो कहने का उसका अंदाज क्या है, तो अंदाज जो होता बड़ा इंपॉर्टेंट होता आपकी, यानी शैली कैसे है, तरीका क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला होता कि भाई प्रभावी लेखन करने के लिए, यानी हम जब कुछ लिख रहे हैं तो उसमें लिखते समय हमें मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मुहावरों के प्रयोग करने से व्यक्ति हमारी बात को बेहतर समझ पाएगा। या लोकोक्तियां, जिसको हम लोग बोलते कहावत कहते हैं या लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, इनका प्रयोग उचित ढंग से करना चाहिए। ठीक है, कि बीच बीच में लोकोक्तियां कहने से, मुहावरे कहने से जो हमारी बात रहती है उसमें बहुत ज्यादा निखार आ जाता है, या जो पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे लेख को जो लोग पढ़ रहे हैं, उस लेख को लोग बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसलिए कहने का मतलब यह है कि आप जब कोई बात को कह रहे हैं तो उसमें मुहावरों का प्रयोग करें, लोकोक्तियों का प्रयोग करें। इन चीजों का प्रयोग करने से आप अपनी बात को बेहतर ढंग से या बहुत खूबसूरत तरीके से आप कह सकते हो कि लोगों के सामने कह पाएंगे, या अपनी बात को आप रख पाएंगे। इसलिए मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग बहुत सटीक करें प्रभावी लेखन के लिए। प्रभावी लेखन की अगली चीज है कि अलंकारों का प्रयोग करें। ठीक है, अलंकारों का प्रयोग करने से आप जिससे बोलते भाई गागर में सागर भरना, यानी कम शब्दों में आप ज्यादा बात को कह सकते हैं, कि अलंकारों का प्रयोग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगली बात करेंगे प्रभावी लेखन करने के लिए हमें व्याकरण, यानी आप जो अपनी बात कह रहे हैं उसमें व्याकरण यानी ग्रामर की गलतियां नहीं होनी चाहिए। यानी आप जो शब्द बोलें, शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखें, सटीक लिखें या सटीक बोलें। ठीक है, प्रभावी लेखन करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे शब्द हैं, शब्द हमारे कैसे होने चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, यानी व्याकरण शुद्धता होनी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है प्रभावी लेखन करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं कुछ लिख रहा हूं और मैं जो भी शब्द बोलता हूं उसमें मेरे व्याकरण की बहुत ज्यादा गलतियां हैं, या ग्रामेटिकल, जिसको व्याकरण अशुद्धियां बहुत ज्यादा रहेंगे, तो बात जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं वो बात को समझ नहीं पाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है मेरा कि प्रभावी लेखन करने के लिए हमें व्याकरण पर बहुत ज्यादा क्या है, ध्यान देने की जरूरत है। व्याकरण आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। दूसरा, लास्ट में अगर हम लोग बातें, अगर आप लोग प्रभावी लेखन कर रहे हैं तो आप जो भी शब्द बोलें उसका अर्थ अच्छे तरीके से आप उसमें लिख भी सकते हैं। यानी आप अपनी भाषा में निखारपन लाएं, और भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करें उसका अर्थ भी सटीक ढंग से लोगों को समझ में आना चाहिए। या कठिन शब्दों का प्रयोग या ऐसे शब्दों का प्रयोग करें ना करें जिन शब्दों को लोगों ने ना सुन रखा। यानी शब्दों का प्रयोग, शब्दों के जो अर्थ हैं या भाषा जो है आपकी ऐसी भाषा हो या ऐसे शब्द हो, भाषा के जो शब्दों के अर्थ हैं वो लोगों के समझ में और उचित ढंग से आने होने चाहिए, क्या है, जरूरी है। ठीक है।